Hello guys, welcome to our YouTube channel Conceptual Commerce Classes, and today we are going to discuss about company, and it is very beneficial for 12th student and BCom semester third. It is the chapter they are covering that business law में एक टॉपिक है कंपनी। ठीक है, और एम कॉम स्टूडेंट के लिए भी कंपनी के बारे में पढ़ना और जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग वैसे कंपनी को पढ़ेंगे जिसमें हमारा सारी जो भी क्लासेस है उन सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं, और उन सभी के लिए प्रॉपर नोट्स, मेरा हैंड राइटिंग नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक जो हम लोग आज कवर करने वाले हैं, पहला मीनिंग कंपनी का एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, देन कंपनी का ओरिजिन कैसे हुआ, मतलब कंपनी में कैसे एक्ट बना, किस तरीके से एक्ट बना, कब एक्ट बना, किस तरीके से पार्लियामेंट में पास हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ भी हम लोग कवर करेंगे। देन हम लोग कवर करेंगे इस वीडियोज़ में फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों को एक ही बोला जाता है। देन टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी के कितने टाइप्स है, तो हम लोग एक ही वीडियोस में ये सारे टॉपिक अभी कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियोस को आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए देखते हैं कि कंपनी एक्चुअली में होता क्या है। डेफिनेशन देखते हैं पहले कंपनी का क्या होता है। देखिए, कंपनी क्या है, डेफिनेशन ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू एल एच हैने के द्वारा दिया गया है कि कंपनी क्या है। तो क्या बोला गया, एक कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है, एक तरह का आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, क्रिएटेड बाय लॉ, जो किसके द्वारा बनाया गया है, लॉ के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो कंपनी कैसा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कहने का मतलब क्या, कि वो मतलब कि सब कुछ कर सकता है लेकिन सिर्फ मर नहीं सकता है। ठीक है, जब तक उसको कानून के द्वारा समाप्त ना किया जाए। ठीक है, तो वो इंसान जो हर काम कर सकता है वो सारे काम करेगा, मतलब इंसानों के द्वारा बनाया हुआ एक पर्सन उसको मान्यता दिया गया। ठीक है, तो किसके द्वारा बनाया है, लॉ के द्वारा। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी। ठीक है, हैविंग सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है, कि इसमें ओनर जो होता है, ओनरशिप और कंपनी दोनों अलग अलग होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। ठीक है, आगे बताएंगे हम लोग, फीचर्स में इसको पढ़ेंगे। विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, कि कंपनी में लोग आएंगे जाएंगे लेकिन कंपनी क्या रहेगी, वैसे ही चलती रहेगी जब तक उसको इंटेंशनली बंद ना किया जाए कानून के द्वारा। ठीक है, तो ये ओपन भी कानून के द्वारा होता है, कंपनी खुलता भी है लॉ के द्वारा, और बंद भी होगा तो लॉ के ही द्वारा होगा। कंपनी में लोग आएंगे जाएंगे लेकिन कंपनी क्या रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, इसलिए इसको क्या बोला गया, परपेचुअल सक्सेशन। एंड अ कॉमन सील, एंड अ कॉमन सील क्या होता है, तो कंपनी का एक मोहर होता है। ठीक है, जिसको कंपनी का सिग्नेचर भी बोल सकते हैं, तो उसी को क्या बोला गया, कंपनी का कॉमन सील। ठीक है, एंड देखते हैं और क्या बोला गया। तो इट इज़ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, कि इसको रजिस्टर्ड किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे, तो एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स है, मतलब लोगों का समूह है। ठीक है, जो रजिस्टर्ड होके क्या बनता है, कंपनी का फॉर्म में लोग इकट्ठा होते हैं, किस लिए, तो प्रॉफिट कमाने के लिए, कुछ तो मोटिव होता होगा कंपनी को ओपन होने का। ठीक है, तो क्या बोलोगे, इट इज़ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन, आपस में लोग जुड़ते हैं इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए। किसी भी बिजनेस का उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट कमाना ही होता है। ठीक है, तो देखेंगे ये किस तरह का कंपनी है। देन हैव अ कैपिटल डिविडेंड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स, मतलब कि इसके पास कैपिटल होगा। ठीक है, किस फॉर्म में, तो शेयर के फॉर्म में। ठीक है, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग शेयर क्या होता है। तो इसके पास कैपिटल होगा किस फॉर्म में, शेयर के फॉर्म में। ठीक है, तो कैपिटल को ही डिवाइड किया जाता है किस में, एक यूनिट्स फॉर्म में, जिसको शेयर बोला जाता है। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हैविंग अ कैपिटल डिविडेंड टू ट्रांसफरेबल शेयर्स, और वो शेयर्स क्या होंगे, ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब एक से जगह दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकते हैं। ओनरशिप ऑफ विच इज़ कंडीशन ऑफ मेंबरशिप, मतलब कि और क्या होगा, कि जो भी इन लोग जो भी एसोसिएट में क्या होंगे, मेंबर्स होंगे, उसके पास अपना ओनरशिप होगा इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। सिंपल सी बात है। तो कंपनी क्या बोले, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सेल। ठीक है, तो यहाँ तक कोड किसके द्वारा डिफाइन किया गया, एल एच हैने के द्वारा। तो ये आपका कंपनी का डेफिनेशन था। देन देखते हैं लॉ के द्वारा डेफिनेशन कहाँ दिया गया, कंपनी को कहाँ डिफाइन किया गया। ठीक है, तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मतलब कि कंपनी को 2013
इस कंपनी का डेफिनेशन लॉ के द्वारा क्या दिया गया है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्या बोला गया, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। मतलब कि वो कंपनी मीन्स क्या होता है, एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड हुआ है क्या, अंडर दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट के थ्रू। तो ये एक्ट बनाया है किस लिए गया, कंपनी के लिए ही तो बनाया गया है। तो वो कंपनी जो इस एक्ट के थ्रू क्या हो गई है, रजिस्टर्ड हो गई है, और अंडर एनी प्रीवियस लॉ, मतलब कि या तो इस एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड हुआ हो, या कोई भी पहले से जो कंपनी का एक्ट आया हुआ है उसके थ्रू रजिस्टर्ड हुआ हो, तो उसको क्या बोलेंगे, कंपनी बोलेंगे। फिर से देखते हैं, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब किसी भी कंपनी लॉ के थ्रू कोई भी चीज़ रजिस्टर्ड हुआ होगा तो वो क्या कहलाएगा, कंपनी कहलाएगा। लाइक क्या बोला गया, द कंपनीज एक्ट 1956, मतलब पहले 2013 से पहले कौन कौन से कंपनीज एक्ट थे, तो देखते हैं कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है, ये भी तो एक कंपनी का फॉर्म था। देन देखते हैं और क्या था, द इंडियन कंपनीज एक्ट 1913, ठीक है, उससे पहले भी कोई कंपनी था 1913, फिर 1882, 1866 एंड 1600, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, याद है। तो ये सारे इंडियन कंपनीज एक्ट थे जो इससे पहले चलते थे, ठीक है। तो या तो इसके थ्रू कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुआ हो, या फिर लेटेस्ट 2013 के अकॉर्डिंग। तो हम लोग अभी कौन सा कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो ये सारे क्लियर है। अब देखते हैं कि कंपनी कैसे फॉर्मेट हुई है, ठीक है, किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है कंपनी का, ये देखते हैं। देखिए, तो कैसे बना कंपनी, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, कब बना, क्या बना। तो क्या बोला गया, कंपनीज बिल, ठीक है, कंपनी को बनाने के लिए एक बिल लाया गया, ठीक है, कंपनीज बिल 2011 वाज पास्ड बाय लोकसभा। मतलब कि कोई भी एक्ट कब बनता है, एक्ट का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल का एक रूल बुक होता है, वो क्या होता है, हमारे पार्लियामेंट में पास होता है, मतलब लोअर हाउस एंड अपर हाउस, ठीक है, उन दोनों में पास होने के बाद जो भी राष्ट्रपति होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट होता है, उसका सिग्नेचर होता है, देन वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो देखते हैं, द कंपनीज बिल 2011, मतलब ये जो कंपनी जो 2013 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड बिल कब लाया गया, 2011 में, वॉज पास्ड बाय लोकसभा ऑन 18 दिसंबर 2012। मतलब कि बिल लाया गया लोकसभा में कब, 2011 में, ठीक है, लेकिन पास कब हुआ लोकसभा में, 18 दिसंबर 2012 को। क्लियर है। एंड 2012 को लोकसभा में पास हुआ, फिर अपर हाउस में गया, एंड राज्यसभा ऑन 8 अगस्त 2013। तो यही कंपनी बिल कब पास हुआ राज्यसभा से, 8 अगस्त 2013 में, ठीक है। देन द कंपनीज एक्ट 2013 रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 29 अगस्त 2013। मतलब कि लोकसभा से कब पास हुआ, 18 दिसंबर 2012 को, राज्यसभा से 18 अगस्त 2013 को। एंड देन यही कंपनीज जो बिल था, जो एक्ट बना 2013, ये इसको रिसीव मतलब एसेंट मतलब राष्ट्रपति का अनुमति कब मिला था, तो ऑन 29 अगस्त 2013 को, ठीक है। कब मिला था, 29 अगस्त 2013। जब इसका अनुमति मिल गया तो ये क्या हो गया, अब एक्ट में कन्वर्ट हो गया, एंड केम इनटू फोर्स विद द इफेक्ट फ्रॉम 30 अगस्त 2013। देखो 29 अगस्त को मिला अप्रूवल किसका, प्रेसिडेंट का, और 30 अगस्त से क्या हो गया, ये इम्प्लीमेंट हो गया। मतलब कि अब कोई भी कंपनी जो बनना रहेगा या रजिस्टर्ड होना रहेगा वो किस एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड होगी, कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर है। अब देखते हैं, द कंपनीज एक्ट कंसिस्ट ऑफ 470 सेक्शन। मतलब क्या हुआ कि इस कंपनीज में जो सेक्शन होते हैं वो कितने कंसिस्ट किए गए, कितने सेक्शनों से मिलकर बना है, तो 470 सेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पूरे कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शन डिफाइन किए गए हैं, तो 470, याद रहेगा। स्प्रेड ओवर 29 चैप्टर्स एंड 7 शेड्यूल। मतलब कि इस 470 सेक्शन को किसमें कितने चैप्टर में स्प्रेड किया गया, कितने चैप्टर में बांटा गया, तो 29 चैप्टर में बांटा गया। एंड 7 शेड्यूल, 7 शेड्यूल भी है इसके, ठीक है। तो याद रखिएगा 417 सेक्शन में कितने चैप्टर है, 29 एंड 7 शेड्यूल, ठीक है। द कंपनीज एक्ट 2013 रिपील्स द प्रीवियस कंपनीज एक्ट 1956। मतलब कि इसके पहले हम लोग कौन से कंपनीज एक्ट के थ्रू पढ़ रहे थे, तो क्या है, 1956 के तहत हम लोग
पढ़ रहे थे कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो इसी को चेंज करके हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर है, ये पॉइंट याद रहेगा, ठीक है। देन हम लोग देखते हैं एक और डेफिनेशन दिया गया है जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ, किसके द्वारा, लॉर्ड जस्टिस लिंडले के द्वारा डेफिनेशन दिया गया, ठीक है। वो भी एक थोड़ा सा देख लेते हैं, आपके लिए मोर देन इनफ है कि कम से कम दो डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड। लेकिन अगर आपको ये याद करना है तो ये थोड़ा सा बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया गया है लॉर्ड जस्टिस लिंडले के द्वारा। देखते हैं क्या है। लॉर्ड जस्टिस लिंडले हैज़ गिवन अ कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन ऑफ ए कंपनी। मतलब लॉर्ड जस्टिस लिंडले जो है कि क्या थे, जस्टिस थे, जज थे, उन्होंने डिफाइन किया कंपनी को कि कंपनी एक्चुअली में है क्या। तो क्या बोला, ए कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन्स। मतलब कंपनी क्या है, एक तरह का एसोसिएशन है, किसका, तो बहुत सारे लोगों का, ठीक है। हु कंट्रीब्यूट, कौन लोग, तो हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी इज़ वर्थ। मतलब कि जो या तो पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, योगदान कर रहे हैं किसी भी कंपनी बिजनेस को खड़ा करने में, या फिर मनी के फॉर्म में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या बोलेगा, या तो पैसे के थ्रू वो क्या कर रहे होंगे, कंट्रीब्यूशन अपना दे रहे होंगे, या फिर पैसे के बदले में कुछ दे रहे होंगे, सामान दे रहे होंगे, मशीनरी दे रहे होंगे, इक्विपमेंट दे रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं। तो क्या, हु कंट्रीब्यूट मनीज और मनी वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉयड फॉर अ कॉमन पर्पस। मतलब कि उसी को कॉमन स्टॉक में वो क्या हो गया, इंक्लूड हो गया, एंड एम्प्लॉयड फॉर अ कॉमन पर्पस। मतलब सभी का जो उद्देश्य है उसी के उद्देश्य के थ्रू ये क्या कर रहा होगा, जुड़ रहा होगा, ठीक है। द कॉमन स्टॉक्स सो कंट्रीब्यूटेड इज डिनोटेड इन मनी। मतलब जो भी कॉमन स्टॉक होगा, जो भी वो सामान देंगे तो उसको भी क्या डिनोट किया जाएगा, मनी के फॉर्म में डिनोट किया जाएगा। एंड इज कैपिटल ऑफ द कंपनी, या तो मनी के फॉर्म में डिफाइन किया गया, जिसको क्या बोला गया, कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो भी अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को तो कैपिटल बोला जाता है, ठीक है। तो जो उसका भी जो कंट्रीब्यूशन रहेगा, या तो उसको मनी के फॉर्म में दे दें या मनी तो वर्थ के फॉर्म में देंगे, वो कंसिडर जाएगा कंपनी का कैपिटल, ठीक है। द पर्सन हु कंट्रीब्यूट इट, मतलब जो पर्सन इसको कंट्रीब्यूट करे, और टू होम इट बिलोंग्स आर मेंबर्स। मतलब कि जो इसको या तो खुद कंट्रीब्यूट कर रहेंगे या जिसके थ्रू बिलोंग हो रहा है, मतलब जो कंट्रीब्यूट जिसके द्वारा कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे, इस कंपनी के मेंबर्स कहलाएंगे। क्लियर है। द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड इज देयर शेयर्स। मतलब समझे कि जितना कैपिटल, ठीक है, प्रोपोर्शन होगा कैपिटल का, कुछ रेशियो में दिए होंगे सब जितने भी मेंबर्स होंगे कैपिटल, कोई 10,000 दिया होगा, कोई 20,000 दिया होगा, तो कोई 50,000, कोई 1 लाख, तो 1 करोड़, ऐसे, ठीक है। तो जितना ही प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल होगा तो पूरे का कैपिटल क्या होगा, जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में क्या होंगे, उसको शेयर मिलेगा, प्रॉफिट में भी हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो यही बोला गया, द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड इज देयर शेयर्स। मतलब कि कंपनी का जो भी हिस्सेदार होगा, जो भी शेयर्स होगा, उसी रेशियो में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अब क्या बोला गया, देखिए एक पॉइंट और है, द शेयर्स आर ऑलवेज ट्रांसफरेबल। इसमें क्या होगा, शेयर्स क्या होगा, ट्रांसफरेबल होगा। मतलब कि अपना जो हक है, अपना जो ओनरशिप है वो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो द राइट टू ट्रांसफ़र इज़ ऑफन मोर और लेस रिस्ट्रिक्टेड। मतलब कि कितना पोर्शन आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो कंपनीज के एक्ट में मेंशन होगा, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं होता। मतलब कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन कितना पोर्शन, वो चीज़ रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, समझ में आया। तो ये सारे थे हमारे कंपनी के डेफिनेशन। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ कंपनी कि कंपनी एक्चुअली में होता क्या है। तो फर्स्ट जो हम डेफिनेशन बताए थे उसी से हम लोग एक एक फीचर्स निकालेंगे, ठीक है। तो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी देखते हैं। पहला फीचर्स क्या है, एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन्स। तो पहला ही फीचर्स क्या है, कैसे बनता है कंपनी, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग जब एकजुट होंगे जिसका पर्पस क्या होगा, कॉमन पर्पस होगा, कोई एक काम करने के लिए सब इकट्ठा होंगे, जनरली प्रॉफिट कमाने के लिए होते हैं, ठीक है। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब एक पर्सन इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स यूजुअली फॉर प्रॉफिट। मतलब वैसे लोग, वैसे इंडिविजुअल्स जो एकजुट हुए हैं अपने कॉमन पर्पस को फुलफिल करने के लिए, दैट इज़ नोन एज प्रॉफिट, ठीक है। तो जब लोग जमा ही नहीं होंगे तो कंपनी कैसे कहलाएगा, ठीक है। तो आगे देखेंगे। फिर वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है। देन देखते हैं इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, समझिए। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है वैसे कंपनी या वैसे इंडिविजुअल्स तो किसी कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड हुए हैं, उसी को बोलते हैं इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, देखो या तो इनकॉर्पोरेशन बोल सकते हैं या रजिस्ट्रेशन बोल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट, मतलब कि जो कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, इनकॉर्पोरेशन बोला जाता है। ए जॉइंट स्टॉक कंपनी में बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट आइदर एज अ प्राइवेट कंपनी और
पब्लिक कंपनी मतलब कि जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जो भी कंपनी है वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं किस फॉर्म में, या तो प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड हो सकते हैं या फिर पब्लिक कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी क्या होता है, ये हम तब डिफाइन करेंगे जब हम अभी आगे वीडियोस में काइंड्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे, तब कि कंपनी के कितने टाइप्स होते हैं। ऐसे जनरल बता दें, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी कब होता है, जिसके पास शेयर होल्डिंग, क्या बोला गया, जिसके पास शेयर होल्डिंग 50% से ज़्यादा, क्या बोला गया, 50% से ज़्यादा, और जिसका ट्रांसफरेबल शेयर्स मतलब जो शेयर इशू मार्केट में नहीं कर सकता है, वैसे कंपनी को क्या बोला गया, प्राइवेट कंपनी बोला गया। पब्लिक कंपनी जो मार्केट में शेयर इशू करते हैं, जो प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं, आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है, ठीक है। अभी रहने दीजिए इसको, टॉपिक को, कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी क्या होता है, देन आगे देखते हैं। अब देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, मतलब कि किसी भी कंपनी में रजिस्टर्ड होने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए, मतलब एज अ कंपनी रजिस्टर्ड होने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए, ठीक है। तो 7% फॉर पब्लिक कंपनी, ये आपके MCQ से पूछते हैं, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 7, कम से कम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकता है, अनलिमिटेड मतलब अप टू द शेयर्स समझिए, ठीक है। तो कितने हो सकते हैं, 7, मतलब अगर कोई इनकॉर्पोरेटेड हो रहा है तो वो 7 मेंबर्स होने चाहिए एज अ इनकॉर्पोरेट होने के लिए पब्लिक कंपनी के लिए, ठीक है। दूसरा, प्राइवेट कंपनी में कितने लोग होने चाहिए कम से कम रजिस्ट्रेशन होने के लिए या रजिस्टर्ड होने के लिए, 2, ठीक है, कम से कम 2, मैक्सिमम 200, याद रखिएगा, कम से कम 2, मैक्सिमम 200। और 1% कंपनी में कितने लोग चाहिए, सिर्फ 1 पर्सन, ठीक है। तो हम लोग क्या होते हैं, इनकॉर्पोरेशन के लिए पब्लिक के लिए 7 लोग, प्राइवेट के लिए 2 लोग, और 1% कंपनी के लिए 1 लोग। 1 पर्सन भी अगर कोई है और वो अपना कंपनी खोलना चाहता है तो बिल्कुल खोल सकता है, लेकिन किसके तहत, 1% कंपनी के तहत, याद रखिएगा। तो ये हमारे 3 फीचर्स थे। आगे भी देखते हैं हम लोग अगला फीचर्स अपना। अब देखिए कुछ और भी बोला गया, However, an association of more than 10 persons in case of banking business and 20 in case of any other business, मतलब कि इसके अलावा अगर हमारा कोई कंपनी है, बैंकिंग बिजनेस हम कर रहे हैं, तो उसको रजिस्टर्ड होने के लिए हमको कम से कम कितने मेंबर्स चाहिए, 10 मेंबर्स, समझ में आया। बैंकिंग बिजनेस में मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए, 10 बिजनेस, लेकिन अदर क्या तरह का कंपनी बिजनेस खोलना चाहती है तो उसके लिए कम से कम 20 मेंबर्स चाहिए, ठीक है। वो आगे हम बताएंगे कितने लोग होने चाहिए, अदर्स कंपनी टाइप्स ऑफ बिजनेस में भी हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनी में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बैंकिंग का, तो हमारा नेक्स्ट फीचर्स क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है कि इसमें ओनरशिप क्या होता है, अलग होता है, जैसे समझते हैं क्या बोल रहा है, इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स, मतलब कि क्या बोलते हैं कि इस कंपनी के मेंबर्स और कंपनी दोनों अलग अलग होते हैं। जब कैसे होते हैं देखते हैं, सो इट कैन शो एंड कैन बी सोल्ड इन इट्स ओन नेम, मतलब कि अगर कंपनी को किसी से दिक्कत है या किसी को कंपनी से प्रॉब्लम है तो वो कंपनी के ओनर्स पे केस नहीं कर सकता है, ठीक है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि कंपनी खुद एक मेंबर से, अगर आपको कंपनी से दिक्कत है तो आप कंपनी पे केस कीजिए क्योंकि वो भी एक पर्सन है। और अगर आपको कंपनी आपसे कंपनी को किसी तरह का दिक्कत है तो कंपनी भी आप पे केस फाइल कर सकता है अपने खुद के नाम से, ठीक है, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। तो ना तो वो जिंदा हो सकता है ना ही वो मर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कंपनी का क्या बोला गया, सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब उसके मेंबर्स और कंपनी दोनों अलग अलग है, ठीक है। इट कैन ओन एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, मतलब कि क्या हुआ, कंपनी अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, रख सकता है, और कोई भी मेंबर्स ये नहीं बोल सकता है कि ये हमारा प्रॉपर्टी है या ये हमारा एसेट्स है, ठीक है। तो दोनों क्या है, अलग अलग है। कंपनी का जो प्रॉपर्टी होता है वो अपने का नाम से खरीद सकता है, बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है, और कोई भी मेंबर्स उस पर ब्लेम नहीं कर सकते कि आप क्यों कर रहे हैं, ये मेरा प्रॉपर्टी है या मेरा हिस्सा है इसमें, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला गया, कंपनी और उसके मेंबर्स दोनों अलग अलग है, इसलिए इसको बोला गया सेपरेट लीगल एंटिटी, क्लियर है।
देन देखते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। अब लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है? तो लिमिटेड लायबिलिटी मीन्स यू हैव टू पे एज मच एज यू हैव एग्रीड टू पे। मतलब कि लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी में जितने सारे मेंबर्स होते हैं उसकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। क्या होती है? लिमिटेड होती है। क्यों लिमिटेड होती है? क्योंकि जितना उनका शेयर रहेगा उतना ही तो उनको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसकी लायबिलिटी क्या होगी? एक फिक्स्ड रहेगी या फिर लिमिटेशन रहेगी उनके। क्यों? जितना मतलब कि लिमिटेड लायबिलिटी मीन्स क्या है? उनको उतना ही अमाउंट पे करना है जितना उन्होंने एग्री कर रखा है, ठीक है। अगर किसी तरह का दिवाली होता है या किसी तरह का लॉस होता है तो सब अपने अपने हिस्से का क्या करेंगे? लायबिलिटी पेड करेंगे। इसलिए इसको क्या बोला गया? लिमिटेड लायबिलिटी। मतलब उसका ओनरशिप, उसका पर्सनल प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा, ठीक है। जितना उनका लायबिलिटी बनेगा उतना ही पेड करेंगे। एक होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स यू हैव टू पे एज मच एज यू ओ। मतलब कि जितना आपका लायबिलिटी जब तक, मतलब कि समझे, अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होगा? अगर किसी तरह का नुकसान हुआ आपका या किसी तरह का लायबिलिटी हमको पे करना है, कंपनी समाप्त होने वाला है या किसी जितना भी हमारे पास कर्ज है, उन सब को पे आप तब तक कीजिएगा जब तक कि वो लायबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाता है। और जो भी मेंबर्स है इसकी लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड। मतलब कि जब तक सामने वाले का कर्ज चुक नहीं जाता है तब तक आपका सारा पर्सनल प्रॉपर्टी से लेकर जितने सारे भी प्रॉपर्टी आपने बना रखे हैं उन सब को बेच कर भी आपको पे करना पड़ेगा। इसलिए इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होता है। तो जनरली कंपनी का लायबिलिटी के जो मेंबर्स जो होते हैं उसकी क्या होती है? लिमिटेड होती है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब क्या हुआ? बताए थे कंपनी में लोग आएंगे जाएंगे लेकिन कंपनी क्या रहेगी? चलती रहेगी। इसीलिए इसको क्या बोला गया? परपेचुअल सक्सेशन। देखिए, एक कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब एक कंपनी को क्या माना गया है? आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है। नेवर डाइज, जो कभी मरता नहीं है। इट हैज़ कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस, इसका क्या है? कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस है, मतलब ये चलता ही रहेगा। इट इज़ अ क्रिएशन बाय लॉ, मतलब इसको किसके द्वारा बनाया गया? लॉ के द्वारा बनाया गया। सो इट्स एग्जिस्टेंस कैन बी टर्मिनेटेड ओनली बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा बनाया गया है और लॉ के द्वारा ही इसको क्या किया जाएगा? समाप्त किया जाएगा, ठीक है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ इट्स मेंबर्स, मतलब कि कंपनी के मेंबर्स की अगर डेथ होती है किसी कारण से तो कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं होगा। हो सकता है उसके जगह उसके फैमिली में से कोई आ जाए, हिस्सेदारी मिल जाए, या उसका फैमिली आ जाए, या पूरी मेंबर्स का भी अगर कुछ हो जाता है, ठीक है, कुछ कारणवश अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है तब भी कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके क्या होते हैं? लीगल हेयर्स होते हैं, वो बनेंगे, ठीक है, इसके मेंबर्स। तो इस तरह से कंपनी कभी समाप्त नहीं होता है जब तक उसको लीगली तरीके से लॉ के द्वारा समाप्त ना किया जाए, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला गया? परपेचुअल सक्सेशन बोला गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फीचर्स क्या है। हाँ, तो हमारे नेक्स्ट फीचर्स क्या है? कॉमन सील। अब ये कॉमन सील क्या होता है? हमने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि एक तरह का ये ऑफिशियल सिग्नेचर बोल सकते हैं, मोहर बोल सकते हैं, जिसको क्या बोला गया? कॉमन सील बोला गया। तो जाहिर सी बात है, जब कोई इंसान है, इंसान माना गया, तो वो अपना कुछ तो सिंबल देगा ना कि हाँ उसका अप्रूवल होगा कि हाँ ये इस कंपनी का है, इसके द्वारा ये डिफाइन किया गया। तो क्या बोला गया? इट हैज़ अ कॉमन सील विच एक्ट्स एज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। मतलब ये इसका एक खुद का कॉमन सील होता है, खुद का सिग्नेचर होता है, जो ऑफिशियली माना जाता है कि हाँ ये इस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एनी डॉक्यूमेंट विदाउट कॉमन सील ऑफ द कंपनी, ठीक है, इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। मतलब कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो बिना कंपनी के सिग्नेचर का है या कंपनी के मोहर का है तो वो उसको नहीं माना जाएगा, ठीक है। उस कंपनी का किसी भी तरह का लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आया। देन नेक्स्ट फीचर देखते हैं, ट्रांसफर। हमारा नेक्स्ट फीचर्स क्या है? ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर्स। पहले ही हमने डेफिनेशन में पढ़ा था या फिर उसके फीचर्स में कि ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर्स, जो भी इसके शेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्रांसफरेबल होते हैं। तो ट्रांसफरेबल शेयर्स क्या होता है? देखो, द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स। मतलब जो भी कंपनी का कैपिटल होता है उसको डिवाइड किया जाता है किस फॉर्म में? शेयर्स के फॉर्म में। दीज शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। मतलब ये जो शेयर्स होते हैं कंपनी के वो क्या होते हैं? ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी के केस में जो शेयर होगा वो ट्रांसफरेबल नहीं होता है, ठीक है। क्लियर होगा। देन लास्ट पॉइंट है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। मतलब कि इसका जो ओनरशिप है वो अलग होता है, मैनेजमेंट अलग होता है। सपोज कीजिए कोई भी कंपनी का ओनर कौन कहलाता है? जाहिर सी बात है, जो उसके शेयर को होल्ड करता है, ठीक है। तो कोई भी कंपनी का शेयर होल्डर्स जो ने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके रखता है, क्या वही ओनर होते हैं जो मैनेजमेंट?
हमारा नेक्स्ट फीचर्स क्या है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ओनर्स होते हैं कंपनी के वो अलग होते हैं और मैनेजमेंट जो करते हैं कंपनी का वो अलग होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं अलग? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कंपनी में जो शेयर होल्डर होते हैं वो अलग हो सकते हैं, सभी शेयर होल्डर्स को कंपनी चलाने के लिए नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या जो मैनेजमेंट होते हैं कंपनी को जो मैनेजमेंट करते हैं चलाते हैं, जो सीईओ होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, साल में एनुअल जनरल मीटिंग रखते हैं। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग के थ्रू जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है और कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाता है कि कंपनी किस तरीके से वर्क कर रही है। तो क्या बोला गया सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट में, इट इन कंपनीज देयर इज़ अ डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। मतलब इन दोनों में क्या है, डिफरेंस होता है, ओनरशिप अलग होता है, मैनेजमेंट अलग होता है। इट इज़ ओन्ड बाय द मेंबर्स, ये किसके द्वारा ओन किया जाता है, मालिकाना हक किसके पास होता है, मेंबर्स जो क्या कहलाते हैं, डैट इज शेयर होल्डर्स। बट इट इज़ मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। मतलब कि ये जो चलाया जाता है, जितने सारे भी ये रेगुलेट किया जाता है कंपनीज की एक्टिविटीज़ को, वो कौन चलाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं, जो किसके द्वारा सिलेक्ट किया जाता है, शेयर होल्डर्स के द्वारा। क्लियर है? तो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट क्या हो गए, अलग अलग होते हैं। तो ये भी कंपनी के क्या है, एक फीचर्स है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?